स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे सभी प्रतिभावान उन छात्र छात्राओं का जो आज प्रतिभा सम्मान से अलंकृत होने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह में और अब हम अपनी परंपरा को निभाते हुए स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों तक, सम्मानित अतिथिगणों तक। मैं सादर निवेदन करती हूँ वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर श्री विजय बहादुर सर से पौधा प्रदान कर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय श्री रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी तरफ से हों। प्रतीक चिन्ह भी हम प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। तालियां आपकी तरफ से हो। तालियों की गूंज भी हमेशा स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को लंबे समय तक ये तालियों की गूंज इस कार्यक्रम का याद दिलाता रहेगा। मैं सर से ही अनुरोध करती हूँ हमारे बीच उपस्थित IIM डायरेक्टर श्री प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां आपकी तरफ से हों। पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह सर से ही निवेदन। मंचासीन VC ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड मिस्टर रमन कुमार झा सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर से ही अगला आग्रह होगा हमारे बीच मंच पर मिस्टर विकास मिश्रा सर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MIT यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के साथ हम कर रहे हैं। तालियां जोरदार होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी आगत अतिथियों का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के साथ करने के लिए। प्रभात खबर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी का भी हम छात्र छात्राओं का पुनः बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। खास करके उन सभी प्रतिभाओं का जो तैयार हैं अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए, राज्य और देश का मान बढ़ाने के लिए, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। और हम बार बार आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। अब आज के इस अवसर पर अब हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करेंगे जो हमेशा हमारे मार्ग को रोशनी प्रदान करता रहेगा। मैं समारोह के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ दीप प्रज्वलित कर प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से, सम्मानित अतिथिगणों से सादर अनुरोध दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। दीप प्रज्वलन के साथ अब हम प्रभात खबर अखबार नहीं आंदोलन के पंचलाइन के साथ आज प्रतिभा सम्मान समारोह का ये बृहत आयोजन हर वर्ष की भांति प्रभात खबर की ओर से उन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए जो अपनी मेहनत की बदौलत आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। सुखद भविष्य उज्जवल कामना के साथ दीप प्रज्वलन। तालियां हो जोरदार। दीप प्रज्वलन के साथ प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का ये विधिवत शुभारंभ इस वक्त किया जा रहा है। आज बुलंद हौसले के साथ हमारे सभी छात्र छात्राएं मौजूद हैं। पूरे गर्व के साथ उनके अभिभावकगण, उनके शिक्षकगण आज उपस्थित और एक गर्व की अनुभूति होती है जब हमारे बीच हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं अच्छा करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में और अपने भविष्य को संवारने में। हम हमेशा प्रभात खबर हमेशा आपके साथ खड़ा है। दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ इस वक्त प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह। आपकी सफलता हमारा अभिमान। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण यहाँ हैं और हमारे प्रतिभावान के स्वागत अभिनंदन के लिए स्वागत संबोधन हेतु अब मैं
श्री आशुतोष चतुर्वेदी सर, चीफ एडिटर प्रभात खबर, सर आप आएं स्वागत संबोधन के लिए। गुड मॉर्निंग, जोहार। जरा जोर से एक बार बोलिए जोहार। जी, अब आवाज सुनाई दी। हमारे सम्मानीय अतिथि झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, IIM रांची के निदेशक श्री दीपक श्रीवास्तव जी, इफ्काई यूनिवर्सिटी के VC श्री रमन कुमार झा जी, MT यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर श्री विकास मिश्रा जी, मेरे साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री RK दत्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर के विजय बहादुर जी, प्रभात खबर के सीनियर एडिटर विजय पाठक और इस हाल में उपस्थित बच्चे और उनके अभिभावक, आप सभी का प्रभात खबर की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपकी उपलब्धियों के लिए। ये बड़ा शुभ अवसर मैं मानता हूं कि जब 10वीं और 12वीं के हाल में नतीजे आए और ये संख्या, बड़ी संख्या बताती है कि हमारे होनहार बच्चों ने इन परीक्षाओं में कितना अच्छा किया। इसमें से ज़्यादातर, लगभग सभी बच्चे 90% से अधिक नंबर लेकर आने वाले। ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है और ये बच्चे आज इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं प्रभात खबर की ओर से आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ समय से प्रभात खबर बिहार, झारखंड और कलकत्ता के विभिन्न जिलों में इसी तरह के प्रतिभा सम्मान का आयोजन कर रहा है, जिसमें जितने भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको सम्मानित करें, उनको किसी तरीके से इस सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि यही बच्चे आगे हमारे देश का भविष्य है। इसी पर हम सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा और रोजगार का चोली दामन का साथ है। अगर अच्छी शिक्षा होती है और बच्चे उसमें अच्छे नंबर लाते हैं तो आगे की रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। बिहार और झारखंड में, खास करके झारखंड में, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब 10वीं और 12वीं के बच्चे एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें पूरा परिवार सम्मिलित रहता है। मेरे आसपास, घर के आसपास कुछ स्कूल हैं और मैं जब देखता हूं कि जब उसमें परीक्षाएं होती हैं तो अभिभावक, खासकर माता पिता, बच्चों को वहां पर केंद्र पर छोड़ने जाते हैं और जब तक पूरी परीक्षा नहीं हो जाती, वो भले ही गर्मी हो, बरसात हो, वो वहीं पर टिके रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं। और जब बच्चा वहाँ से एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है तभी उसको लेकर जाते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में पूरा परिवार शामिल रहता है और इस उपलब्धि का श्रेय भी मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी जाता है। रांची में बहुत अच्छे स्कूल हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, उनमें अच्छी शिक्षा होती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में आज बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर अपने, चाहे वो CBSE हो, ICSE बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, उसमें लाए। राज्यों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हिंदी पट्टी के राज्यों में ये दुर्भाग्य की बात भी है
कि हम लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया, उतनी तवज्जो नहीं दी जितना कि इसके मुकाबले अगर हम लोग देखें तो दक्षिण के राज्यों ने ध्यान दिया। अगर आप गौर करें तो इसमें से बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद भी दक्षिण के उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करते हैं। हमारे यहाँ भी किसी वक्त जिलों में, जो जिलों का विद्यालय होता था, जो माध्यमिक विद्यालय होते थे, वो शिक्षा के बहुत अच्छे केंद्र हुआ करते थे। उनमें एडमिशन के लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी कि किसी तरह से उनमें एडमिशन हासिल किया जाए। झारखंड में मुझे मालूम है कि अभी भी कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जिनमें शिक्षा पाने के लिए, एडमिशन के लिए अभी भी लंबी कतारें लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप गौर करें तो उनकी स्थिति हमारे जिलों के विद्यालयों की उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जिलों के विद्यालय पर भी उतना ही ध्यान दें जो रांची या बड़े शहरों के विद्यालय। अगर किसी एक मिडिल क्लास के, एक मध्यम वर्ग के परिवार की देखें तो मैंने पाया है कि जो मिडिल क्लास है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसको लगता है कि अगर शिक्षा अच्छी हुई तो भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। तो इस बात का हम सभी बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, जितने भी बच्चे इस सभागार में मौजूद हैं, कि आपने, माता पिता ने बड़े परिश्रम करके, बड़ी अपेक्षाओं के साथ में आपको शिक्षा दिलाई है और आप उस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में हम ये प्रतिभा सम्मान करते हैं। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी रांची से। प्रभात खबर ने ये सोचा कि भाई तमाम विपरीत परिस्थितियों में गांव से, छोटे छोटे कस्बे से, जिलों से, ब्लॉक से बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं। आगे चल के वे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बनते हैं। क्यों ना उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा देखा जाए तो प्रभात खबर के पास बहुत सारे इवेंट है और अगर आप देखेंगे तो हम मोहल्ला इवेंट भी करते हैं, हम बड़े इवेंट्स करते हैं, हम ट्रेड फेयर्स लगाते हैं, एजुकेशन फेयर लगाते हैं, ऑटोमोबाइल फेयर लगाते हैं। इस तरह के हमारे पास तमाम इवेंट्स हैं। लेकिन हम लोगों को जो खुशी मिलती है आपको सम्मानित करके, वो खुशी किसी दूसरे इवेंट में नहीं मिलती है। इसलिए कि बच्चे फ्यूचर है, देश का फ्यूचर आप पे डिपेंडेंट है। आप जैसा करेंगे आगे चल करके वैसा ही होगा देश का डेवलपमेंट। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। इम्पॉसिबल का अगर स्पेलिंग को अगर आप थोड़ा सा बाइफर्केट करेंगे तो वो आता है आई एम पॉसिबल। तो हर चीज दुनिया में किया जा सकता है बशर्ते आप में वो जज्बा हो, पैशन हो, हुनर हो। 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत कम एवेन्यूज़ थे, बहुत कम फैक्ट्रीज थी और लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्म्ड फोर्सेस में जाते थे और यूपीएससी का एग्ज़ाम में बैठते थे ज़्यादातर। आज अगर देखेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी और आर्म्ड फोर्सेस तो है ही, इसके अलावा डिजिटल वर्ल्ड है, आईटी वर्ल्ड है। आप एमबीए कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स उसके हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, लॉजिस्टिक्स है, ऑटोमोबाइल है,
फाइनेंस में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप एयरलाइंस इंजीनियर बन सकते हैं, एयरलाइंस में आप पायलट बन सकते हैं, तमाम उसमें है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। हॉस्पिटल्स, अब आप देख रहे हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें अगर आप देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तमाम तरीके से चारों तरफ फैल रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, बच्चों को भी एजुकेशन दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अपार फील्ड है, आपको चॉइस करना है कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। और मैं ये आपको हिदायत देता हूँ कि जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है उसी फील्ड में आप अपने आप को ढालिए और उसमें एक्सेल कीजिए, उसमें जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करना है कीजिए और आगे चल के बढ़िया कीजिए। मैं उन तमाम टीचर, गार्जियन, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर साल इस तरह के बच्चे आप पढ़ा लिखा करके पैदा करते हैं जो देश के फ्यूचर बनेंगे। मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे साथियों को जिन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर के दत्ता सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभात खबर। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी का आगमन हुआ है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और विजय बहादुर सर से मैं निवेदन करूंगी पुष्पगुच्छ और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन, तालियां हो आपकी तरफ से, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद सर। और अब मैं श्री विकास मिश्रा सर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एमिटी यूनिवर्सिटी से पुनः निवेदन करती हूँ, सर आप अपना संबोधन पूरा करें। सबसे पहले तो मैं इस समारोह के जो आज के मुख्य आकर्षण, हम जितने भी हमारे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को आपकी स्वर्णिम सफलता की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारा आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। और इस सफलता के पीछे आपके माँ बाप का जो त्याग है, जो योगदान है, उसको आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। तो एक बार मैं सारे स्टूडेंट से चाहूँगा कि अपने माँ बाप, अपने गार्जियंस के इस त्याग के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और मेरा ऐसा मानना है कि इंटरमीडिएट करने के पश्चात किसी भी स्टूडेंट और गार्जियन के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, या सबसे बड़ा जो एक भ्रम की स्थिति आती है कि कौन सा कैरियर हम चुनें, किस कैरियर में हम आगे बढ़ें। तो मेरा आप सभी को ये, कम से कम मैं इस बात का बहुत, इस मामले में बहुत आशावादी आदमी हूँ कि आप जिस भी किसी कोर्स में, जिस भी किसी आप सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपके पास रोजगार की, वहाँ पे आपके पास अपना कैरियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा, लगन और वो पैशन है, तो आप किसी भी कैरियर स्ट्रीम में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने अवसर बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त मौके आपको मिलेंगे। लेकिन जो आपका चयन होना चाहिए कि किस कोर्स में आप जा रहे हैं, किस आप विश्वविद्यालय में या किस कॉलेज में जा रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मेरी कम से कम आप सभी स्टूडेंट्स को ये सलाह है कि जहाँ पे भी आप जाएं, उस संस्थान को, उस विश्वविद्यालय को आप विज़िट करें। वहाँ पे मौजूद जो संसाधन हैं, जो वहाँ पे शिक्षक हैं, जो वहाँ पे पठन पाठन का, पढ़ाई का जो वहाँ पे जिस तरह का वहाँ पे पठन पाठन किया जा रहा है, उन सभी का देखें। प्लेसमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें, किस तरह का इंडस्ट्री एसोसिएशन है। मैं जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आपको कम से कम यहाँ पे मैं बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि पिछले लगभग 30 वर्षों से एमिटी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत है और अब तक लगभग 7 लाख बच्चे एमिटी विश्वविद्यालय देश के विभिन्न जो
अमेठी विश्वविद्यालय है, वहाँ से 7 लाख से ज़्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश में कार्यरत हैं। वर्तमान में हम लोग अमेठी विश्वविद्यालय का पूरे देश में 11 से ज़्यादा कैंपसेस हैं, जिसमें कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कार्यरत हैं। रांची में हम लोग 2016 से कार्यरत हैं और आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सबके ऊपर हमारा फोकस शुरू से रहा है कि इंडस्ट्री अलायंस का। आज का जो समय है, आज का जो परिवेश है, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स की बात करती है, जहाँ पे इंडस्ट्री को ऐसा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए होता है जो कि डे 1 से परफॉर्म करे। कोई भी इंडस्ट्री जो है ट्रेनिंग के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम चाहती है कि हमारा ट्रेनिंग के ऊपर कम से कम खर्चा और कम से कम समय व्यतीत हो। इसलिए एमईटी यूनिवर्सिटी का शुरू से फोकस रहा है कि हम लोग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करें। और आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें हमारा 100% प्लेसमेंट रहा है। जब मैं 100% प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे न सिर्फ अच्छे प्लेसमेंट्स गए हैं, बट यूजुअली जैसे कई बार छात्रों के, विद्यार्थियों के मन में या माँ बाप के मन में एक आता है साहब कितने लाख का पैकेज गया, तो 48 से 50 लाख तक के पैकेज के भी बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। एक हम लोग एमईटी यूनिवर्सिटी को जो स्थापित करने का हमारे फाउंडर चेयरमैन अशोक चौहान सर का जो मेन उद्देश्य था कि हम समाज की सेवा करें, समाज में जो तबका शिक्षा से वंचित है उसको मौका दें। इसलिए एमईटी यूनिवर्सिटी का एक मूल मंत्र है कि जो भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में पढ़ने में तेज है, ठीक है, उसको हम स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान करें। हमारे यहाँ आपको बताते हुए खुशी है कि परसेंटेज के हिसाब से 50% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जब मैं 100% की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल मुफ्त शिक्षा है। अगर आपका 93% या उससे ज़्यादा है तो आप एमईटी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क पूरे कोर्स के दौरान अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में हम लोग समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। विदेशी फॉरेन लैंग्वेज की शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है, क्योंकि अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो ग्लोबल हैं। आप आज आपको मौका आपको हो सकता है बेंगलोर में मिले, आपको हैदराबाद में मिले, लेकिन उसके बाद आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए एमईटी यूनिवर्सिटी में आपको अपने कोर्स भी, जिस भी कोर्स में आप प्रवेश ले रहे हैं, वो चाहे आप इंजीनियरिंग में ले रहे हो, चाहे आप कॉमर्स में ले रहे हो, चाहे आप जर्नलिज्म में ले रहे हो, आप मैनेजमेंट में ले रहे हो, आप लॉ में ले रहे हो, वहाँ पे उस कोर्स के साथ साथ आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है, आपको सिखाई जाती है, सो दैट आप अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकें। जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूं, टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, इनके साथ हमारे टाई अप्स हैं। टाई अप का मतलब ये हुआ कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि जब वो आगे एक प्रोफेशनल स्तर पे आगे बढ़ें तो उनको जॉब से रिलेटेड उनको कठिनाई ना हो। सिर्फ जॉब ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्वरोजगार, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक मिशन है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार के ऊपर काम करें। तो उसके ऊपर भी हमारे यहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। बहुत ज़्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि और भी लोगों को, वरिष्ठ लोगों को बोलना है। एक बार फिर से सारे यहाँ आए हुए स्टूडेंट्स को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और आपके स्वर्णिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कुलपति ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड श्री रमन कुमार झा सर को। सर आप आएं और हमें संबोधित करें, तालियों के साथ स्वागत करें। मुझे बताते हुए ये हर्ष होता है, कुछ दिन पहले मैं एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड का ही वाइस चांसलर था और 6-6.5 साल में उसकी प्रकृति, उसकी प्रगति, उसके बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, उसी डंडे पर अब मैं ICFAI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा रिप्रेजेंटेशन 2 यूनिवर्सिटी का है। अब आप कहेंगे लेकिन अब तो ICFAI में है, ICFAI के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा, ICFAI यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द अपने एक्चुअल कैंपस
हो सकता है स्मार्ट सिटी के अंदर हो। पहली बात, 3 स्कूल्स में ही अभी हम रन कर रहे हैं, जिसमें 14 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि हमारे यहाँ पार्ट टाइम PhD मैनेजमेंट में भी हो रहा है। और इसका सिंपल सा सरल सा अर्थ है कि हमारे क्वालिटी फैकल्टी है जो PhD के लिए भी गाइड कर सकते हैं, और बहुत ही रिगरस प्रोग्राम है। इसके साथ ही बीटेक के 3 प्रोग्राम हैं। साइंस में अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स शुरू नहीं हुए हैं। प्रोग्राम जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं उसमें BCA है, BCA डाटा स्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा BBA है जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ाया जाता है, सिंपल BBA भी है, और MBA भी है, और PhD है। सवाल इसका नहीं है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप किस फील्ड में एक्सेल करेंगे। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आज के समय में फ्रीडम का मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का चॉइस फ्रीली कर सकते हैं, अपने चॉइस से कर सकते हैं। झारखंड भूमि, बिहार भूमि, जहाँ से मैं भी आता हूँ, एक समय था मैं भी किसी समय ऐसे ही प्रतिभा सम्मान में आया था, और जब मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल तेलैया में हो गया था, और उस दिन जो इनकरेजमेंट, जो कमिटमेंट, जो कॉन्फिडेंस लोगों ने और अखबारों ने हमें दिया था, वो आज तक जीवित है। और इसको जीवित करने के लिए हमारे शिक्षकों का बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी रोल जो है शिक्षक, और उससे भी पहले रोल है पेरेंट्स का। सभी लोगों ने बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी कहा है। मैं कुछ ही शब्दों में अपना वक्तव्य रखूँगा, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात है, हम कहीं भी ज्वाइन करें, यदि हमारे अंदर वो हुनर है, हमारे अंदर वो टैलेंट है, हमारे अंदर वो लगन है, हमारे अंदर वो कमिटमेंट है, हमारे अंदर वो पैशन है, हमारे अंदर वो इमेजिनरी पावर है कि हम फ्यूचर को सेट कर सकते हैं, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। जो एजुकेटेड नहीं है वो फ्री कभी हो ही नहीं सकते। और इस तरह से एजुकेशन का महत्व जहां आपको दिखे, जहां पर लोग एजुकेशन को वैल्यू देते हैं, आपका चॉइस वही होना चाहिए। और इफ यू आर सैटिस्फाइड विद द एजुकेशन दैट यू गेट इन एनी प्लेस इन रांची और आउटसाइड, you have to excel in your field. How do you excel in a field is dependent on the length, breadth and depth of the subject that you understand. I'll elaborate. यदि आप सांस लेते हैं, बिना सांस के हम रुक नहीं सकते, लेकिन यदि आप अपने सांस को लंबा करें, आपकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। उसी तरह से आप अपने एजुकेशन की लेंथ को बढ़ करिए। एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 6 साल में एजुकेशन ऐसे डेप्थ के चीज़ को नहीं पकड़ा जा सकता। और ये हमारे बीच बैठे पेरेंट्स और मंत्री महोदय जी भी अग्री करेंगे कि एजुकेशन माइंड का वो ट्रेनिंग है जो 1 साल में नहीं दिया जा सकता, 2 साल में नहीं दिया जा सकता, 3 साल में भी नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें? ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग ट्रैवल है या जर्नी है। और ये लाइफ लॉन्ग यदि आप डिसाइड नहीं करते हैं तो हमारा बंदर सा माइंड आपको डेविएट करके कई जगह इधर उधर घुमाता है और आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए एजुकेशन विथ full concentration and passion and imagination is the only choice. Make your own pick. I call that as pick means picture. आप अपनी जिंदगी की पिक्चर खुद बनाइए जिसमें पैशन हो, I for imagination हो, C for commitment and confidence हो। यदि एक बच्चे में कॉन्फिडेंस है
तो उसके सामने 5 किताब रख दीजिए, 10 किताब रख दीजिए, वो सब पढ़ जाता है। और यदि कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सोचता है हमें कोई बता दे कि सवाल क्या है और उसका जवाब मैं लिख दूं और पास कर जाऊं। आज का समय उसका समय नहीं है। यदि इस सोच को नहीं बदला गया तो हमारा समय फ्यूचर में अच्छा नहीं है। यूजुअली आई से एजुकेशन प्लस हेल्थ इज फ्यूचर, E plus H is equal to F. एजुकेशन प्लस हेल्थ इज फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? आप खुद डिसाइड करेंगे। आपकी जिंदगी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमन कुमार झा सर, आदरणीय कुलपति इक्फाई यूनिवर्सिटी झारखंड। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मंचासीन प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव सर, डायरेक्टर IIM रांची। सर आप आएँ और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें सर का। एक मैं वाक्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 30 साल पहले 1993 में, मुझे अभी भी याद है, 10वीं की परीक्षा मैंने दी थी और उस समय चूँकि राज्य सरकार में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक प्रक्रिया थी कि जो परिणाम होते थे उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम, वो एक विशेष समाचार पत्र के माध्यम से सरकार उसके प्रकाशित करती थी। और उस पेपर का जो समाचार पत्र का जो पूरा आकार था वो तकरीबन कुछ ही पेज ज़्यादा था। और उस समय जो उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत था वो लगभग 20 से 25% था। और 60% लाना, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अपने आप में एक बड़ा ही सम्मान और गर्व का विषय माना जाता था। आज 60%, 70% मार्क्स और अंकों के साथ एक अच्छे संस्थान में प्रवेश पाना भी एक चुनौती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास सूचना का जो है एक सूचना हमारे पास उपलब्ध है, तकनीकी विकास के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा और भी ज़्यादा होगी और वो प्रतिस्पर्धा होगी कि आप किस प्रकार के संस्थान में, किस प्रकार के जो उपाधि है, डिग्री प्रोग्राम है और उसमें आप अपना जो आप प्रवेश लेते हैं और उसके बाद फिर एक आपका संघर्ष शुरू होगा, एक जो कहाँ पे आप अपना रोजगार या स्वरोजगार को आप चुनते हैं। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि संभवतः हम एक गोल्डन पीरियड में हैं, एक स्वर्ण काल में रह रहे हैं। भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े हायर एजुकेशन सिस्टम में माना जा रहा है। हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, IIT, IIM, NIT और उसके साथ साथ काफ़ी जिनका जो अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसी कई निजी संस्थान भी देश में हैं। और जैसा कि वक्ताओं ने बताया कि एक दौर है जहां हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अब हम 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में प्रवेश कर रहे हैं। इतनी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग दौर से गुजर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये आपकी एक चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि ये यात्रा है, चुनौतीपूर्ण है, तो आप उन यात्राओं के लिए कुछ स्किल सेट की आवश्यकता है, कुछ गुणों की आवश्यकता है। झा साहब ने कई जो आपको टिप्स दिए, निस्संदेह बहुत ही कारगारी हैं, बहुत ही उपयोगी हैं आपके आने वाले समय में। मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपटीशन के दौर में जब आप 16 या 17 वर्ष की उम्र में हैं, 2 विशेष गुण जिनको विकसित किया जा सकता है, उसके लिए कोई फॉर्मल, कोई औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला जो गुण है प्रयोगधर्मिता। हमें कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि एक्सपेरिमेंट हमें डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और ये प्रयोग हमें अपनी सोच के संबंध में, ये प्रयोग हमें अपने जो कौशल है और जो अपना जो सोचने का नज़रिया है उसके संदर्भ में हमें ये प्रयोग करने होंगे। आज का समय बहुत अलग है। आज के समय में लर्निंग से ज़्यादा रिफ्लेक्शन पे जोर है। अगर हम कक्षा में ये बात कहें कि हम क्लास में पढ़ाएंगे
तो ये बड़ा कठिन विषय है। क्लास में आज पढ़ाने की बजाय एक शिक्षक का जो प्रयास होगा कि वो एक छात्र को प्रोत्साहित करे कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में क्या क्या नए ट्रेंड हैं, उनके बारे में एक चर्चा हो। तो लर्निंग की बजाय रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा जोर की आवश्यकता है। छोटे छोटे प्रयोग आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आत्मविश्वास देंगे और आगे बढ़ने में मदद देंगे। एक समय हुआ करता था जब हम अपने प्रोफेशन को, लाइफ को एक लीनियर फॉर्म में देखते थे, एक रैखिक दृष्टि से देखते थे कि एक समय है आप अपनी फॉर्मल औपचारिक शिक्षा को समाप्त करेंगे, उस शिक्षा के बाद आप व्यवसाय को शुरू करेंगे और किसी सेवा में जाएंगे। आज समय बदल चुका है। एक समय में आप कई सारी चीज़ों को करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। स्टार्टअप कल्चर भारत में अभी काफ़ी तेज़ गति से फैला हुआ है और दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत की गणना है स्टार्टअप में। ऐसी भी संभावना है जब आप अपना औपचारिक शिक्षा और अध्ययन के दौरान भी एक स्टार्टअप और इस तरीके का विचार, इस तरीके का आइडिया जो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि आपका एक विचार हो, एक आइडिया हो और उस आइडिया पे आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट, इसके साथ साथ आपको अपना सामाजिक जो कनेक्ट है, ह्यूमन कनेक्ट है, उसके लिए भी करना होगा। एक कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट करने की आवश्यकता है। एक समय था जब दुनिया में हम लोग चर्चा करते थे जीडीपी की, जीएनपी की, लेकिन आज एक बड़ा तबका एकेडमिक फील्ड में और पॉलिसी मेकिंग में इस बात का उनका मानना है कि न्यूमेरिकल पैरामीटर्स और जीडीपी, जीएनपी विकास के सही जो इंडिकेटर्स नहीं हैं। आज आवश्यकता हमें इससे बाहर सोचने की है। एक ह्यूमन कनेक्ट की आवश्यकता है, कम्युनिटी कनेक्ट की आवश्यकता है। हमें अपने परिदृश्य में भी देखना होगा कि किस प्रकार से अलग अलग व्यावसायिक पद्धतियां हैं, किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। एक उदाहरण मैं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। हाल ही में हमने एक छोटा सा प्रयोग किया। एक ट्राइब्स इन इंडिया कोर्स हमने आईआईएम में अभी शुरुआत किया है और ये कंपलसरी कोर्स है जिसमें आईआईएम के 5 वर्षीय जो प्रोग्राम है उसमें प्रत्येक छात्र छात्रा को इस कोर्स को पढ़ना होगा। उसका उद्देश्य ये है कि एक सामाजिक चेतना का विकास हो, सामाजिक जो ताना बाना है, जो जनजाति विकास है, जनजाति संस्कृति है, उसके बारे में भी छात्र छात्राओं को जानकारी हो। तो मेरा मानना है प्रयोग धर्मिता एक ऐसा गुण है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में छोटे छोटे आप लक्ष्य बनाएं, उन लक्ष्यों के प्रति आप काम करना शुरू करें। एक कहावत है अंग्रेजी में कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ईश्वर पसंद करता है। आपको बहुत बड़ा एक लक्ष्य और बहुत रिसोर्सेज, बहुत कैपेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। रिसोर्सेज और जो कैपेबिलिटी हैं वो समय के साथ आएंगी, लेकिन आपके लक्ष्यों और उनकी तरफ आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा जो गुण है और जिस पे आपको ही प्रयास करने होंगे, आज के समय में कुछ आधुनिक संस्थान उसके प्रति काम करते हैं और उस पर आप ध्यान दीजिए। तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। हमें एक गुण को विकसित करना होगा कि रिएक्ट करने की बजाय हमें रिस्पॉन्ड करना है। ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी जब आप उस शिक्षा में होंगे, बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में होंगे और देश के, दुनिया के विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश के छात्र छात्राओं के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। आपका सोचने का नज़रिया भी थोड़ा बदलेगा। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो संसार है वहाँ पे कई रियलिटीज़ हैं, एक रियलिटी। ऐसी स्थिति में आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको तर्क शक्ति पे जो है उस पर फोकस करने की आवश्यकता, लॉजिकल थिंकिंग पे आवश्यकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो पद्धति हुआ करती थी सोक्रात एक बड़े दार्शनिक थे, सोक्रेटिक डायलॉग। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक, शैक्षणिक संस्थानों को इस बारे में भी कुछ कोर्स और कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे छात्र छात्राओं का जो है लिंक, जो लॉजिकल थिंकिंग और द आर्गूमेंट, तर्क करने की शक्ति भी विकसित हो। इन दो गुणों के साथ आप आने वाली चुनौतियों को, मेरा ऐसा मानना है कि आप उनको पार पा सकते हैं और सब कुछ संभव है। जैसा कि दत्ता जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए थे, इम्पॉसिबल को सब कुछ पॉसिबल है। हमें आवश्यकता है एक अपना प्लान करने की और
एक योजना के साथ उसको प्राप्त करने की। मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है आपको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, आप समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, अपने को विकसित कर सकें, अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। क्योंकि जो आर्थिक संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता समय के साथ आना सुनिश्चित है, लेकिन वो एक एंड है, लेकिन आपको उस तरफ आपको मूव करना होगा, अपने को उस तरफ अपने को विकसित करना होगा। और ये विकास आपका तभी संभव है जब आप छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार श्री मिथिलेश ठाकुर जी को। आप आएं और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आप सभी का मैं झारखंड सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं और दैनिक प्रभात खबर की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे इस मंच पर आकर और रांची जिले के प्रतिभाशाली हमारे छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला। और प्रभात खबर की सराहना जितनी भी की जाए कम है। ये पहली बार दैनिक प्रभात खबर की ओर से आयोजन नहीं हो रहा है, ये निरंतर अनेक वर्षों से ये आयोजन प्रभात खबर की ओर से कराया जा रहा है। और सिर्फ रांची ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राज्य के सभी जिलों में प्रभात खबर की ओर से प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित होता है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए किसी भी समूह की, किसी भी अखबार समूह की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह की, उसका बखूबी निर्वहन दैनिक प्रभात खबर कर रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को, अखबारों का काम यही नहीं है कि सिर्फ समाचार से अवगत कराना, जनता को आसपास की गतिविधियों से अवगत कराना। जो भी अखबार समूह है या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने समाज को गढ़ना है, हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने राज्य, अपने देश को विकसित देश बनाने में अपनी भूमिका निभानी है। और हमारा राज्य, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप जैसे होनहार, विद्वान बच्चे जो अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते हुए और 90%, 95%, आजकल तो 99.99% से बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हों, तभी जो हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व शक्ति बने, हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, तभी यह संभव हो सकता है। आज हमारे बीच स्टेट बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्टेट बोर्ड और आईसीएसई, सीबीएसई थोड़ा सा मार्क्स देने में बहुत ज़्यादा लिबरल है। उसके बाद आईसीएसई और स्टेट बोर्ड जो जैक बोर्ड है वो थोड़ा सा कंजूसी के साथ मार्क्स देता है। तो आज हमारे बीच सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और वो सोच रहे होंगे, जो हमारे जैक बोर्ड के बच्चे सोच रहे होंगे हमारा परसेंटाइल तो इतना ही आया है और हमारे आईसीएसई के, सीबीएसई के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आया है। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि 10th में 70%, 60%, 12th में फिर आ गया वही 80% के लगभग। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए बच्चे, वैसे बच्चे भी जिनका 10th और 12th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, वैसे बच्चे भी अपने कैरियर की बुलंदियों को छूने का, उसे बच्चों ने भी बहुत सारा ऐसा उदाहरण है कि जो बच्चे IAS बने, IPS बने और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का परचम लहराने का काम किया। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने घर परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, अपने जिले, अपने राज्य का भी नाम रोशन किया है। जब हमें पता चलता है कि हमारे राज्य से, हमारे जिले से इतनी संख्या में बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो हमारा सीना भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। और आज हमारी सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड राज्य के ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी पिछड़ा राज्य है, तो निरंतर आपके युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इस दिशा में अनेकों प्रयोग कर रहे हैं, अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके दूरगामी प्रभाव परिणाम आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या छोटे शहरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। सरकारी स्कूल, सभी स्कूल जो सरकारी स्कूल थे वो स्टेट बोर्ड से संबद्ध थे। अब हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि सभी जिलों में 1, 2, 3 करके हमारे 24 जिले हैं और 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का चयन किया गया है और उनको CBSE पैटर्न पर उन स्कूलों में पढ़ाई होगी, जिसका सीधा लाभ हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वैसे बच्चों को मिलेगा जो बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों में CBSE ICS स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और आगे भी सरकार की योजना है कि इसमें निरंतर अब प्रखंड स्तर तक, फिर पंचायत स्तर तक हम CBSE ICSE स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था करा सकें और उसके लिए शिक्षकों को भी ट्रेन किया जा रहा है। अभी हमारे बीच बहुत सारे शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं, IIM के निदेशक हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं और बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच रखी कि जिससे को अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुना होगा तो आपके कैरियर के लिए एक रामबाण साबित होगा। आज हमें जरूरत है, जिस तरह की कंपटीशन है सभी क्षेत्र में, जिस तरह की प्रतियोगिता है, पॉइंट में, अंक में नहीं, एक अंक में नहीं, पॉइंट में प्रतियोगिता है। पॉइंट से अगर हम चूक गए कहीं तो हम पिछड़ जाते हैं। तो हमें जिस क्षेत्र को, आप लोगों ने भी आज 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं 10th 12th के बच्चे, आप लोगों ने भी अपना क्षेत्र चुन लिया होगा, अपना भविष्य तय कर लिया होगा कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। जिस क्षेत्र में भी जाना है आपको, कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कोई भी लक्ष्य अगर इंसान ठान लेते, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है। संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और आज
हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय वित्त मंत्री झारखंड के रूप में। जी हाँ, मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय वित्त मंत्री झारखंड महोदय को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। आज सम्मान दिवस है बच्चों का जो जैक बोर्ड से 85 ऊपर लाए हैं और इंग्लिश स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से जो 90 से ऊपर लाए हैं उनका। सबको मेरी ओर से, मंच में बैठे सभी विद्वान जनों की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल नंबर से पहचाने जाते हैं, नंबर बोला जाए कितना लड़का पास करता है 10वां या +2 करता है तो पूछे बेटा का कितना नंबर आया है, बड़ी मुश्किल होता है बताना। हमारे ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न उसी से होता था, बेटा फर्स्ट डिवीज़न, दूसरा कहता कि नहीं सेकंड डिवीज़न, तीसरा बड़ी मुंह छिपा के बोलता था कि थर्ड डिवीज़न। और लेकिन रास्ता निकाल लिए थे लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलने की जरूरत नहीं थी। वो जमाने में बोलते थे, शायद हमारे विद्वान लोग थे वो जमाने के होंगे तो जानेंगे, तरीका बदल दिया था लोग। फर्स्ट डिवीजन को कहते थे राजेंद्र डिवीजन, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट डिवीजन से पास होते थे। सेकंड डिवीजन को बोलते थे जवाहर डिवीजन, और थर्ड डिवीजन से पास करता था वो कहते थे गांधी डिवीजन। राजेंद्र डिवीजन, जवाहर डिवीजन, गांधी डिवीजन। आजकल डिवीजन की बात नहीं करता, परसेंटेज, परसेंटाइल। अभी पढ़े अखबार में हम कि 99.9 एक बच्चे को मिला। हमने कि भाई 0.1 कहाँ छूट गया, वो भी मिल जाना चाहिए था, 100% मिल जाना चाहिए था बेचारे को। तो इस तरह से आजकल परसेंटेज से चल रहा है। इसी तरह का सम्मान समारोह पासवां प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा होता है। जुलाई महीने में संभवतः 10 तारीख को होगा। वहाँ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी आपको बुलाया जाएगा, वहाँ जरूर आइए आप। आगे बढ़ता हूँ, छोटे छोटे बातें कहूँगा, अपने तजुर्बे की बात करूँगा। हाल ही में गया था मैं नेतरहाट स्कूल, और कल गया था किस्को के एक आश्रम स्कूल में। नेतरहाट स्कूल में देखा, पूछा प्रिंसिपल से, तो बोला कि प्रार्थना कैसे रूटीन है बच्चों का। तो इस क्लास लगने के पहले प्रार्थना कराते हैं। प्रार्थना सब जगह होती है, हर स्कूल में प्रार्थना कराते हैं, आप भी कराते हैं। इसके बाद न्यूज सुनाते हैं बच्चों को, मुख्य समाचार, ताकि बच्चे अपडेटेड रहें, दुनिया के बारे में, देश के बारे में, प्रांत के बारे में जाने। वो मैंने यह पता लगाया, आपके अंग्रेजी स्कूल के अधिकतर स्कूल्स में प्रार्थना तो होती है, प्रेयर तो होते हैं, लेकिन न्यूज नहीं सुनाए पाते। बच्चे नहीं न्यूज जान पाते हैं। सुबह से तो उठ के स्कूल की तैयारी करते हैं। अगर 5 मिनट में मुख्य समाचार सुना दीजिए प्रार्थना के बाद में, तो दिक्कत क्या आपको। मैं आपसे अपील करता हूं, टीचर्स जो हैं, कि बच्चों को अपडेट रखें, झारखंड के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में अपडेट रखें। बच्चों को भी पता हो कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। ज़्यादा नहीं, कम से कम इतना तो जाने कि दुनिया में 2 देशों में युद्ध चल रहा है। इतना तो जानना उनका हक होता है। ये बताइए उनको, न्यूज बता दीजिए। साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, मैं या मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं संविधान के वजह से, भारत के संविधान। मैं नहीं कहूँगा बच्चों को कि अभी से संविधान पूरा पढ़ लो, लेकिन इतना कहूँगा
टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को कि संविधान के प्रियम्बल को पढ़ाइए। जैसे प्रार्थना रटवा देते हैं आप, प्रियम्बल को भी रटवाइए। ब्यूटीफुल प्रियम्बल, ऐसा प्रियम्बल दुनिया के किसी संविधान में नहीं मिलेगा। पूरी चीजें, जिससे देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा, बराबरी आएगी देश में, लोगों के बीच में भाईचारा होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है इस प्रेम्बुल में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। बच्चों को इसको तो समझा दीजिए क्या माने इसका हुआ। एक चीज और मैं सब जगह बोलता चलता हूं, हिंदी के बारे में बड़ी खुशी हुई। यहाँ विद्वान जन हैं हमारे साथी भी, अधिकतर जाता हूँ तो अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, तो कहाँ है बोलते हो भैया अंग्रेजी। ब्रिटेन में जाओ, अब पेरिस में जाने भी अंग्रेजी नहीं चलेगा। हम जाके देख चुके हैं पेरिस में, भटक गए रास्ता, एयरपोर्ट में अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, हमारा समझने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक काला आदमी मिला जो ब्लैक बोलते हैं, हालांकि बिगड़ जाता है, ब्लैक नहीं बोलना है उसको, उसकी मानहानि होती है। उससे अंग्रेजी बोले तो वो बताया हमको, गलतफहमी है हमको, अंग्रेजी जानेंगे तो पूरा देश, पूरा दुनिया घूम लेंगे ना, ऐसा नहीं है। फ्रेंच में नहीं सुनेगा आपका, फ्रांस में नहीं सुनेगा, जर्मनी में नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा हिंदी। और बच्चों को बताना चाहूँगा, और आप लोग भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसीडिंग नहीं पढ़े हैं, अधिकतर नहीं पढ़े हैं, मैं तो पार्लियामेंट में था 5 साल के लिए तो पढ़ा हूँ। जदोजहद के बाद हिंदी मिली है हमको। 3 बार वोटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 2 भाग में बटे हुए थे। एक भाग कहता था कि हिंदी हो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा कहता था अंग्रेजी हो। साउथ वाले कहते थे अंग्रेजी हो, नॉर्थ वाले कहते थे हिंदी हो। 3 बार वोटिंग हुई, एक बार के वोटिंग में अंग्रेजी वाले जीत गए, हिंदी वालों ने आपत्ति जताई कि नहीं ऐसा कैसे होगा, देश में हिंदी बोलता है, 3-4 स्टेट अंग्रेजी बोलते हैं तो उसी की भाषा चलेगी। फिर वोटिंग हुआ तो अब हिंदी वाले जीत गए, तो अंग्रेजी वाले फिर बिगड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, तीसरा बार वोटिंग हुआ। वोटिंग में तीसरी वोटिंग में दोनों को बराबर आ गया। तो निर्णय कैसे हो, निर्णय कैसे हो कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो या अंग्रेजी हो। तो भला हो राजेंद्र प्रसाद जी बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो थे प्रेजाइड कर रहे थे, तो उनको अधिकार था कास्टिंग वोट देने का। हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, उन्होंने पक्ष लिया हिंदी का, और कास्टिंग वोट एक वोट से जीता हिंदी, कास्टिंग वोट राजेंद्र प्रसाद का हिंदी को मिला, और तब ये मिला हम लोगों को, हिंदी बनी। आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। और अब धीरे धीरे प्रतिभा सम्मान का वक्त बेहद करीब आता जा रहा है, लेकिन उससे पहले मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं गोल इंस्टीट्यूट से आमंत्रित करती हूँ अभिषेक जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए गोल इंस्टीट्यूट के लिए। गोल इंस्टीट्यूट हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक भी है। आज अभिषेक हमारे बीच हैं, और गोल लगातार 25 वर्षों से छात्रों को पढ़ा रहा है, तो गोल की ओर से यह प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से, स्मृतियों में तालियों की गूंज हमेशा बनी रहनी चाहिए। गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से अभिषेक जी से निवेदन, अगला आग्रह माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां हो जोरदार आपकी तरफ से। मंच पर हमारे बीच प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव, डायरेक्टर IIM रांची, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां होती रहें। हमारे बीच आदरणीय कुलपति इक्फाई यूनिवर्सिटी झारखंड मिस्टर रमन कुमार झा सर को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां होती रहें आपकी ओर से।
और अगला आग्रह अभिषेक जी से ही। विकास मिश्रा सर है हमारे बीच, डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एमिटी यूनिवर्सिटी, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच श्री आर के दत्ता सर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभात खबर, गोल इंस्टीट्यूट की ओर से अभिषेक जी आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो। हमारे बीच मंच पर मिस्टर आशुतोष चतुर्वेदी सर, चीफ एडिटर प्रभात खबर, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर श्री विजय बहादुर सर, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। गोल इंस्टीट्यूट के अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।